Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है मुगल साम्राज्य। अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया हो तो आपको मालूम होगा कि ये जो मुगल साम्राज्य है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इतिहास का, हमारे भारत के इतिहास का। हर एग्जाम में इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आज का ये वीडियो देखेंगे, आपको मुगल साम्राज्य इतना इजी लगना शुरू हो जाएगा कि आप जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे। हम मुगल साम्राज्य को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए, जो मुगल साम्राज्य है ये 1526 से लगभग 1857 तक आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि कुछ मुगल वंश जो कुछ राजाओं के बाद इनका जो पावर था वो फीका पड़ गया था। अंग्रेजों के कारण, मराठाओं के कारण, बहुत उसके कारण थे, ये फीके पड़ गए थे। मगर खींच खाच के लगभग ये 1857 तक इसका आखिरी वंश चला। मतलब आखिरी जो राजा था वो बहादुर शाह जफर, वो आखिरी 1857 तक चला, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा हमें लगता है। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया हुआ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हमने क्या देखा था कि इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का आखिरी राजा था, इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में बाबर ने मार दिया था और पूरे दिल्ली सल्तनत का सत्यानाश कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हम यहाँ पे एकदम एग्जाम रिलेवेंट चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स है। हम एग्जाम में जो भी आते हैं क्वेश्चन वो सब देखेंगे वो, और इनको हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे, एकदम एक स्टैंडर्ड मैनर से पढ़ेंगे कि आपको ये मालूम ही होगा क्रैश कोर्स है, आपको पूरी फुल डिटेल मालूम पड़ जाएगी इसकी। देख, जो सबसे पहला राजा है जो जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी वो है, उसका नाम है बाबर। बाबर ने 1526 से शुरू किया था, बेचारे ने 1530 तक ही ले पाया, 1530 तक। उसके बाद खत्म हो गया, मर गया था ये। उसके बाद इसका बेटा आया जिसका नाम था हुमायूं। बाबर का बेटा आया जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं ने उसके बाद स्टार्ट किया। तो हुमायूं ने स्टार्ट किया, दोस्तों मैं आगे बताता रहूंगा सब इस डिटेल में। 1530 से शुरू किया, केवल 1540 तक चला। उसके बाद में मुगल साम्राज्य डगमगा गया था दोस्तों। सूरवंश का संस्थापक जो शेर शाह सूरी था, उसने मुगल साम्राज्य, मुगल राजा हुमायूं को बुरी तरीके से हरा दिया और इसे राज छीन लिया था। तो 15 साल तक इसके पास राज्य नहीं रहा, मगर ये फिर दोबारा आया तो इसने वापस कब्जा कर लिया, फिर से मुगल साम्राज्य को स्टार्टिंग करवा दी। तो 1555 में इसने क्या किया, दोबारा ले लिया। मगर ये ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाया, 8-9 महीने। और 1556 में जो ईयर था इसके स्टार्टिंग में ही मर गया था ये। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो बता रहा हूँ कि कौन कौन से राजा आए थे। तो हुमायूं का एक बेटा अकबर सम्राट, जो कि मुगल साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लंबा काल इसका है, सबसे ज़्यादा राज्य करने वाला ये है। और इसने 1556 से 1605 तक राज किया। इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे हम। उसके बाद चौथे नंबर पे आया इसका बेटा, जिसे सलीम ये कह के पुकारता था, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। तो जहांगीर आया। जहांगीर का राज्य 1605 से 1627 तक चला। तो दोस्तों, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये क्या याद करें, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे, आपका जब इंटरेस्ट बनेगा ना किसी चीज़ में, अपने आप ही याद हो जाएंगी। आपका इंटरेस्ट इन द सेंस, आपको मालूम पड़ेगा जैसे कि बाबर का बेटा हुमायूं था। अच्छा अच्छा, तो आपको बाबर का याद है तो हुमायूं का भी गेस कर सकते हैं। और ये डेट आपसे तो पूछने वाला नहीं है। डेट जो इम्पोर्टेंट वॉर हैं, इम्पोर्टेंट लड़ाईज हैं, उनका पूछेगा तो वो तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहांगीर के बाद इसका बेटा आया शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया अपनी बेगम के लिए, मुमताज के लिए। और इसका राज चला 1627 से 1658 तक चला इसका राज। इसके बाद इसकी एक औलाद आई, इसकी कुपूत औलाद आप कह सकते हैं, बहुत ही खराब औलाद थी, जो कि सबसे निर्दयी राजा माना जाता है, सबसे निर्दयी बादशाह माना जाता है, औरंगजेब। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज किया। देखिए 6 ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एसएससी का एग्जाम, आईएएस के एग्जाम को, मतलब यूपीएससी के एग्जाम को छोड़ के, सिविल सर्विस के एग्जाम को छोड़ के
अगर बाकी कोई एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो ये 6 जो राजा हैं, ये 6 जो नाम हैं मुगल साम्राज्य के, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, बाकी सबसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद क्या हुआ था, आप देख रहे हैं 1707 हो गया है। इसके बाद औरंगजेब, मराठा आ गए, अंग्रेज आ गए, तो मुगल साम्राज्य फीका पड़ गया, बहुत ही ज़्यादा फीका पड़ गया। इतना फीका पड़ गया उसके बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है। जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो इनका नाम आएगा। औरंगजेब के बाद जो राजा हैं, बहादुर शाह फर्स्ट जैसे है, जहांदर शाह, फारूक शेर, ये सब आए थे, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको बताएंगे, इनका रोल कहाँ कहाँ आया था। इनका बस थोड़ा थोड़ा रोल है, वो आपको मैं आधुनिक भारत में पढ़ा दूंगा। या अगर इस वीडियो के बाद आप कमेंट करके हमें बताइएगा अगर आपको ज़रूरी हो तो, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य मैं 2 वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर आपको चाहते हैं मैं उनके बारे में भी एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, तो मैं सेकंड वीडियो में उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। उसके बाद देखिए, औरंगजेब के बाद आया था बहादुर शाह, आया था बहादुर शाह फर्स्ट था। उसके बाद बहुत सारे आए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बीच में क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो लास्ट आया था वो बहादुर शाह जफर सेकंड है ये। ठीक है, एक तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आया था, वो फर्स्ट था। उसके बाद बहुत सारे आए, फिर लास्ट में बहादुर शाह जफर, बहादुर जफर शाह आया, बहादुर शाह जफर सेकंड। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया मुगल साम्राज्य का ये आखिरी है ना, तो मालूम तो पड़े। ठीक है, आखिरी कौन था, ये खत्म कैसे हुआ, तो ये है। ठीक है, अभी भी मुगल जो ये पीढ़ी चलती आ रही दिल्ली में, इनकी अभी भी पीढ़ी चलती आ रही है। अब इनको हमें याद कैसे करना है, तो इनकी शॉर्ट ट्रिक देखिए। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। भाजपा का नाम तो सब जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी जानने लग गए नरेंद्र मोदी की वजह से। तो ये क्या है, भाजपा। भाजपा की जगह सा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा की जगह भाजसा, लास्ट में बी, भाजसा बी। तो भाजसा बी से कैसे याद करेंगे, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, और बी से बहादुर शाह जफर, ये लास्ट वाला। या इसके बाद वाला मान लीजिए या ये वाला मान लीजिए, तो बात एक ही है। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा एक कुपूत औलाद, बेकार औलाद, औरंगजेब। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। अगर ये वाले इन 6 के बारे में अगर अच्छे से आप जानकारी ले लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसमें 100% सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चन जो भी मुगल साम्राज्य से आएंगे। तो आइए देखते हैं सीरियल वाइज सबके बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम बाबर के बारे में। तो बाबर का राज चला 1526 से 1530 तक। उसके बाद देखिए, वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। दोस्तों पहले ये देखिए, ये मुगल क्यों कहते हैं। ये जो बाबर के पूर्वज थे वो मंगोल थे। वो क्या थे, मंगोल। मैं लिख देता हूं यहां पर, मंगोल थे। ठीक है, ये मंगोल थे। तो इनके जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म अपना लिया। क्या किया, इस्लाम धर्म अपना लिया। तो उसके बाद से इनको मुगल कहा जाने लगा, क्योंकि मंगोल को फारसी भाषा में मुगल कहा जाता है इसलिए। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए इनके जो पूर्वज थे बहुत ही खतरनाक लोग थे, बहुत ही फेमस लोग थे। जैसे चंगेज खां, इसकी मम्मी का के वंश का था, अपने पापा के वंश से तैमूर था। ठीक है, तो ये आपको याद होना पड़ेगा। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, वो तो हम जान गए। उसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई, इज वेरी इंपॉर्टेंट, पानीपत की लड़ाई कब हुई, 1526 में हुई। ये डेट याद ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कब हुई, 1526 में हुई। किसके किसके बीच में हुई, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई। कौन जीता, बाबर जीता। क्यों जीता, क्योंकि इसने नए तरीके के हथियार इसने यूज किए थे, मतलब तब तोपों का यूज किया था। तोपों का यूज किसी ने नहीं किया था इंडिया में, तो इसने सबसे पहले तोपों का यूज किया, उसकी वजह से ये जीत गया। भले ही इसकी जो सेना थी कम थी, फिर भी ये इसकी वजह से, नई टेक्निक की वजह से जीत गया। अब उसके बाद देखिए, हमने जो बताया आपको, बाबर जो है तैमूर लंग और चंगेज खां जैसे बहादुर मंगोल सरदारों के वंशज था। ठीक है,
चंगेज खां जैसे बाबर है, बाबर का एक पापा होगा एक मम्मी होगी, मम्मी के खानदान में था चंगेज खां, पापा के खानदान में था तैमूर। पापा के खान मतलब पापा की ओर से ये चौथा या पांचवा इसका वंश जो था वो तैमूर था, और 14वां वंश जो था वो चंगेज खां था। 14वां मतलब समझ रहे हैं ना, पापा का बेटा का बेटा का बेटा मतलब 14 बार ऐसे हो जाएगा, समझ गए आप। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए 17 मार्च 1527 ईस्वी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युद्ध लड़ा था इसने। इसने 4 युद्ध लड़े थे, आपको चारों याद करने हैं। पहला युद्ध कब लड़ा, आपको बताया मैंने 1526 में। किसके बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर जीत गया। वो पानीपत की पहली लड़ाई थी। और दूसरी लड़ाई 17 मार्च 1527 याद करिए, 1527 याद कीजिए। खानवा का युद्ध किसके बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर जीत गया। देखिए ये हुआ क्यों, देखिए जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी, लोदी वंश में आखिरी राजा कौन था, इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने और आलम खां ने न्योता दिया था बाबर को, भैया आओ इसको हराओ। इनके उल्टा इनके ऊपर पड़ गया। उसने हरा तो दिया इब्राहिम लोदी को, मगर उसने विचार बना लिया भैया हम तो भारत में ही रहेंगे। तो इनको वो बात पची नहीं, इनको आगे डर लगने लग गया। तो इन्होंने इससे लड़ाई की, जिसमें राणा सांगा जी जो राजपूत थे वो हार गए और बाबर जीत गया। तो दूसरी लड़ाई कौन थी, खानवा का युद्ध। किसके बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में। कब, 1527। बहुत ही इजी है दोस्तों, 4 लड़ाइयां थी लगातार, 26, 27, 28, 29 और 30 में मर गया। अब देखिए उसके बाद जो लड़ाई हुई थी वो 1528 में हुई थी, जो तीसरी लड़ाई है। चंदेरी का युद्ध बोला जाता है। किसके बीच में, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। तो ये 26, 27, 28, 29 में जो भी लड़ाइयां हुई थी इसमें बाबर ही जीता था। तो ये तो इजी है। तीसरा क्या है, चंदेरी का युद्ध। किसके बीच में, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। सिंपल सी ट्रिक है याद करने की। प से पानीपत, ख से खानवा। तो पंखा याद कर लेंगे, खानवा याद हो जाएगा आपसे और पानीपत याद हो जाएगा। पानीपत और खानवा से पंखा याद कर सकते हैं ना। तो पंखा चला, चला से चंदेरी, कहाँ चला, घर में। तो घर में घाघरा का युद्ध याद हो जाएगा, जो अभी बताने वाला हूं मैं, चौथा। देखिए 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। किसके बीच में, अफगानों और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर जीत गया। तो पंखा चला घर में। तो आपको चारों युद्ध याद हो जाएंगे। ये चारों युद्ध याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा कम इंपॉर्टेंट, ये चौथा वाला कम इंपॉर्टेंट है, बाकी तीनों जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पानीपत की लड़ाई है, ठीक है। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई, आपको मुगल साम्राज्य पढ़ते रहेंगे आपको समझ में आता जाएगा, बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएगा अगर जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं अभी आपको बता दूं दूसरी लड़ाई पानीपत की कब हुई थी, किसके साथ हुई थी, तो कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो दिमाग में सीरियल वाइज पुट कीजिए, ठीक है। अगर आप जिज्ञासु हैं तो मैं बता देता हूँ पहले ही आपको। ये पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, ये हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। उस समय अकबर नहीं कह सकते हैं आप। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है, अकबर उसमें छोटा था, तो उसका जो संरक्षक था बैरम खां और हेमू के बीच में हुई थी। वो सेकंड लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको अकबर तो आपको पता लग जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद देखिए बाबर ने बाबरनामा की रचना की, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब सबका सबका नामा होता है, सबकी किताब, सबके बारे में किताबें लिखी होती है, किसने लिखी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इग्नोर मत कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, बाबरनामा, जहाँ भी नामा आ जाए, बीच जहाँ भी किताब के नाम के पीछे नामा आ जाएगा, तो वो समझ लीजिए कौन सी लैंग्वेज होगी, तुर्की लैंग्वेज होगी। समझ गए। चलिए जैसे अकबर नामा आएगा वो भी क्या होगी, तुर्की लैंग्वेज में। हुमायूं नामा वो भी क्या होगी, तुर्की लैंग्वेज में। नामा आ गया तो तुर्किश, ठीक है। नामा मतलब टर्किश, आप समझ जाएंगे। तो बाबर नामा की रचना किस भाषा में है, तुर्की भाषा में है। और बाबर नामा खुद बाबर ने लिखी है। बाबर नामा जो है ये खुद बाबर ने लिखी है, ठीक है। बाद में जब अकबर का काल आएगा तो अकबर के काल में इसको किया गया था अनुवाद, इसका किया गया था फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है ताकि सब पढ़ें। तो वो अनुवाद जो किया था इन्होंने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया था और इसे तुजुके बाबरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
इसके बाद जब बाबरनामा को जब अनुवाद कर दिया किस लैंग्वेज में, फारसी भाषा में, तो उसके बाद किस नाम से जाना जाने लग गया, ये तुजुके बाबरी के नाम से जाना लग गया है। उसके बाद तुजुके बाबरी के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। ये वही है बाबरनामा को बस लैंग्वेज में चेंज किया है। अब देखिए अब्दुल रहीम खाने खाना, ये खाने खाना मतलब क्या है, खानों का खान, ये टाइटल दिया था अकबर ने। तो याद रखिएगा जो बाबरनामा को अनुवाद किया था ये अकबर के काल में हुआ था, जो कि इसका पोता था, बाबर का पोता था ना, उसके काल में हुआ था, तुरंत नहीं हुआ था, ये बहुत देर के बाद। आगे चल के मैं बताऊंगा कि अब्दुल रहीम ये नौ रत्न जो थे अकबर के उनमें से एक है। अगर आप जानते हैं नौ रत्न के बारे में तो ठीक है, अदरवाइज मैं जब अकबर पढ़ाऊंगा उसके बारे में बताऊंगा कौन कौन से नवरत्न थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में बाबर ने सड़कों को मापने के लिए गजे बाबरी का प्रयोग किया। तो बाबर ने क्या किया, गज ए बाबरी का प्रयोग किया सड़कों के मेजरमेंट के लिए। तो याद भी हो जाएगा गज ए बाबरी है तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं जो इसका बेटा था, बहुत बेटे थे मगर हुमायूं जो था इसका मेन उत्तराधिकारी था। मगर बाबर ने क्या किया था कि जितने भी बेटे थे इसके, हुमायूं को बोल दिया था भैया सब में बराबर बराबर बांट देना, तो इसने वैसे ही किया था। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हुमायूं है। इसकी एक बेटी थी, बहुत ही फेमस बेटी है दोस्तों, आगे उसका नाम आएगा कि जब हुमायूं नामा उसने लिखी थी उसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम उसकी पुत्री थी, और भी पुत्रियां थी मगर ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसने हुमायूं नामा लिखी थी। तो गुलबदन बेगम इसकी पुत्री थी, तो याद हो जाएगा, नाम ही तो बड़ा सुंदर है, ये नाम ही कितना सुंदर है तो याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है। और जो इसने गुलबदन ने एक बुक लिखी थी वो हुमायूं नामा ना, अभी आगे आप में काम आएगा, वो भी अकबर के टाइम पे लिखी थी। मतलब अकबर हुमायूं का बेटा था। चलिए छोड़िए, आगे अब क्लियर होता जाएगा, तभी मैं कह रहा हूँ सीरियल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, गुलबदन बेगम का नाम याद रखिएगा, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद देखिए एक दिन ऐसा आया कि 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर का शव आगरा में नूर अफगान बाग में दफना दिया गया, परंतु बाद में इसे काबुल में उसी के द्वारा चुनी गए स्थान पर दफनाया गया। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में है। तो दोस्तों जितने भी मुगल हैं उनका आपको मकबरा याद होना चाहिए, ठीक है। मैं बताते जाऊंगा, सबके मकबरे आपको याद होने ही चाहिए। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में है। बाबर का काबुल में है। तो ट्रिक क्या है, बाबर का बुल, बाबर का बुल, ठीक है। बुल मतलब समझ ही गए हैं, तो वो किसका बुल है, बाबर का बुल है, ठीक है। बाबर का बुल से आप याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों आया बात हुमायूं, मर गया वो, अब बेटा आ गया हुमायूं। हुमायूं का जो राज है 1530 से 1540 और 1555 से 56, ये ब्रेक क्यों है, सबसे पहला ब्रेक क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसी के बीच में ये जो हुमायूं था बाबर की तरह उतना तेज तर्रार नहीं था, मगर था थोड़ा बहुत। तो बीच में क्या हुआ, शेर शाह सूरी, अभी आगे बात उसकी भी आएगी। शेर शाह सूरी जो सूर वंश के संस्थापक थे, उन्होंने हुमायूं से छीन लिया और मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया थोड़ी देर के लिए। 15 साल तक उन्होंने राज्य किया, और शेर शाह सूरी के जो वंशज थे वो भी इतने काबिल नहीं थे, तो हुमायूं ने उनसे दोबारा छीन लिया। छीना दोबारा 1555 में, तो एंजॉय नहीं कर पाया। 5-6 महीने बाद जब 56वां साल स्टार्ट हुआ 1556, उसके शुरुआत में ही बेचारा सीढ़ियों से एक्सीडेंट हो गया और उसमें गिरकर मर गया था। अब ये आपको फेमस होनी चाहिए, मैंने फोटो देखिए लगाई हुई है, हुमायूं नामा है ये, ठीक है। किसने लिखी है, देखिए लिखा हुआ गुलबदन ने लिखी है। अब ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दिल्ली में है, इसका मकबरा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। ये देखिए ये दोनों दिल्ली में है, ये भी ये क्या है, यहीं पे बेचारा मरा था, जो हुमायूं था यहीं पे मरा था, यही भवन में। इसे कहते हैं दीन पनाह भवन। क्या कहते हैं, दीन पनाह भवन कहते हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, उसकी सीढ़ियों से उतरते उतरते उसका एक्सीडेंट हो गया था, यहीं पे मर गया था। तो इसे पुराने किले से नाम से अब जाना जाता है, दिल्ली में पुराना किला के नाम से ये जाना जाता है। इसकी तस्वीर है, इसी के थोड़ी दूर में ये बना हुआ है इसका मकबरा। बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही अच्छी जगह, सुंदर जगह है। उसके बाद देखिए हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था, ठीक है। क्योंकि 1526 में तो वही आया था, बाबर का बेटा था, 1526 में आया था, उससे पहले वो काबुल में था। काबुल में 1508 में उसका जन्म हुआ था, किसका, हुमायूं का जन्म हुआ था। तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को
जब वो मर गया, कौन मर गया? बाबर। तो 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। कहाँ पे हुआ इसका राज्याभिषेक? आगरा में। किसका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो केवल अकबर के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो केवल अकबर के लिए ज्यादातर पूछे गए हैं कि अकबर का कहाँ पर हुआ था राज्याभिषेक। ठीक है, उसका मैं बताऊंगा अभी अकबर पढ़ेंगे तो। उसके बाद देखिए, हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में दीन पनाह नामक नया भवन बनाया, जिसे अब पुराने किले के नाम से जाना जाता। देख सकते हैं ये दीन पनाह है। क्या है ये? दीन पनाह है। और ये बगल में क्या है? इसका मकबरा है। कहाँ पे है? दिल्ली में ही है। और ये बगल में देखिए हुमायूं नामा है। किसने लिखी है? इसकी बहन ने लिखी है। नाम क्या है? गुलबदन। कब लिखी है? हुमायूं के बाद, हुमायूं के मरने के बाद, जब अकबर का टाइम आया तब लिखी थी। उसके बाद देखिए, चौसा का युद्ध बक्सर के निकट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये स्टार्टिंग हो गई थी उसमें, इसका जो राज्य था मुगल साम्राज्य, ये गिरना स्टार्ट हो गया था यहीं पे जब चौसा का युद्ध हुआ। बक्सर के निकट हुआ था। किसने लड़ा था? शेर खां ने, मतलब शेर शाह सूरी ने। पहले वो शेर खां था, मगर ये जीतने के बाद उसने अपने आप को शेर शाह की पदवी दे दी थी। तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण कर ली थी। ठीक है, मगर फिर से 1540 में अटैक कर दिया था शेर खां ने। शेरशाह सूरी ने फिर से अटैक कर दिया और सूर्य वंश की स्थापना की। उससे सब कुछ छीन लिया था, दिल्ली और आगरा। देखिए, वो कौन सा लड़ाई थी? वो बिलग्राम और या कन्नौज का युद्ध से वो बोला जाता है। कौन सा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540। ये 1540 है। 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और वो भाग गया था, जिससे शेर खान ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं काबुल में रहा। ठीक है, हुमायूं भाग गया और उसका जीवन जो 14-15 साल लगभग बेचारे का भगते हुए फिरा। हुमायूं काबुल में रहा, मगर उसके लिए ये लक्की टाइम था, क्योंकि ये दौड़ते भागते उसकी शादी हो गई थी, अभी मैं बताऊंगा, जिससे उसका बेटा पैदा हुआ अकबर। इसी भाग दौड़ में 2 साल के बाद, मतलब 42 में, 1542 में। देखिए, इसी दौरान हुमायूं ने हमीदा बानु बेगम से 29 अगस्त 1541 में निकाह कर लिया। हमीदा से ही अकबर का जन्म हुआ था, जो कि आगे बहुत ही बड़ा राजा बनेगा दोस्तों। तो शेर शाह सूरी ने सूर्य साम्राज्य की स्थापना कर लिया 1540 से। देखिए 1550 में क्या, 55 में क्या हुआ? 1540 में वो चला गया, उसकी छुट्टी हो गई। किसकी? हुमायूं की छुट्टी हो गई। अब कौन आ गया? शेर शाह सूरी आ गया, जिसने सूर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो सूर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी, आपको कुछ याद आ रहा दोस्तों? बचपन में ही कहते आ रहे हैं घर वाले। जीटी रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। तो जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड जिसे कहा जाता है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम, बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में है। कहाँ पे? सासाराम कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? बिहार में है। और इसके पहले हमने क्या बताया? सबके मकबरे तो आपको याद कर ही लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य में सबके मकबरे याद कर लीजिए। पहला बाबर का, काबुल में। बाबर का बुल, आपको बाबर का बुल से याद हो जाएगा। उसके बाद हुमायूं, हुमायूं का कहाँ पे है? दिल्ली में। शेरशाह का सासाराम में है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब ये मर गया, शेरशाह सूरी मर गया, इसी बीच में शेरशाह सूरी मर गया, तो इसके उत्तराधिकारी आए, वो इतने काबिल नहीं थे। तो इतने काबिल ना होने की वजह से उसका फायदा उठाया हुमायूं ने। तो हुमायूं ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी। हुमायूं ने, ये पैरेलल में लड़ाइयाँ थी, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का जो युद्ध हुआ था, इसका हुमायूं का एक बहुत ही वफादार, आप सेनापति कह सकते हैं, बैरम खां सरहिंद की लड़ाई में लड़ा था। मच्छीवाड़ा में ये खुद लड़ा था। इससे इसने सब जीत लिया और सूर्य साम्राज्य को फिर से भगा दिया। तो सूर्य साम्राज्य हट गया, फिर से क्या आ गया? मुगल साम्राज्य आ गया। ठीक है, तो ऐसे 2 घटनाएं मैं आपको बताऊंगा मुगल साम्राज्य में। जो 2 पॉइंट ऐसे आए थे, मुगल साम्राज्य लगभग खत्म हो गया था, मगर
उनका लक कहिए या बहादुरी कहिए, फिर से ये आ गया मुगल साम्राज्य। एक तो ये आ गया, अगर ये ना होता, हुमायूं, ये घटना ना हुई थी 1555 में, जीता ना होता, तो सूर्यवंश चलता, मुगल साम्राज्य का नामो निशान नहीं रहता। एक और आएगा, अकबर के टाइम पे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। जब हेमू के साथ लड़ाई हुई थी तो मैं उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो वो भी एक ऐसा टाइम था जहां पर पूरा मुगल साम्राज्य डगमगा जाता, मगर लक फैक्टर काम कर गया और दिल्ली पर दोबारा अधिकार कर लिया। चलो जी, दिल्ली पर दोबारा अधिकार कर लिया, मगर खुशी तो मनाई बहुत, मगर 6-7 महीने बाद जब 1556 चला, 1556 के स्टार्टिंग में ही बेचारा मर गया हुमायूं। कुछ समय बाद ही हुमायूं का मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। उसका संरक्षक बैरम खां को बनाया गया, क्योंकि बहुत ही कम एज में, लगभग 13 साल की उम्र में इसको उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो बहुत छोटा था ना, तो उसका संरक्षक बैरम खान था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इसने, बैरम खान ने। ये ना होता फिर से मुगल साम्राज्य छीन जाता, मगर इसने बहुत संभाला था। ये बताता हूँ इसके बारे में। तो देखिए, जब ये हुमायूं मर गया तो बैरम खान ने क्या किया दोस्तों, बैरम खान ने इसकी भनक किसी को लगने नहीं दी, तो छुपा के रखा, हुमायूं की मृत्यु को छुपा के रखा। जब तक इसको अकबर को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर दिया, तब तक इसकी मृत्यु को छुपा कर रखा, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए। अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उस समय तो छीन लेते थे। उसमें देखिए, गुलबदन बेगम किसकी बहन थी, हुमायूं की बहन थी। किसकी बेटी थी, बाबर की बेटी थी, ऑफ कोर्स। तो गुलबदन बेगम ने क्या किया, हुमायूं नामा लिखी थी। ये कब लिखी थी, इसके मरने के बाद। इसके मरने के बाद मतलब अकबर का टाइम आ गया तब लिखी थी, हुमायूं नामा लिखी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब हुमायूं मरा, फिर कौन आया, अकबर, उसका बेटा अकबर आया। तो अकबर ने 1556 से 1605 तक राज किया, ठीक है। 1556 से 1605 तक सबसे बड़ा इसका राज्यकाल। सबसे पहले ये जान लीजिए, सब मुगलों में से सबसे बड़ा लंबा राज्यकाल किसका था, इसका ये था। 1556 से 1505 1605 तक, लगभग देख लिए 50 साल, लगभग 49 साल या 50 साल लगभग ये है, इतने तक राज किया था इसने। और सबसे अच्छा राजा यही था, पूरे मुगलों में सबसे अच्छा राजा यही माना जाता है। देखिए, मुगल वंश का तीसरा शासक ये था, ठीक है। तो मतलब पहला बाबर, हुमायूं, उसका बेटा अकबर आ गया। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने साम्राज्य के हित में हुमायूं की मृत्यु को कुछ समय के लिए छुपाए रखा, बताया ना हमने आपको, और अकबर को उत्तराधिकारी हेतु तैयार किया, मतलब इसके लिए उत्तराधिकारी हेतु तैयार किया। बाद में इसका उत्तराधिकारी बना दिया। अब देखिए, फिर 14 फरवरी 1556 में अकबर का राज तिलक हुआ। 1 जनवरी को उसकी मृत्यु हुई थी। 1 जनवरी में किसकी मृत्यु हुई थी, हुमायूं की। उसके 50 दिन बाद, लगभग 44 दिन बाद, इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया अकबर को। ये कहाँ घोषित किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है, कहाँ पे घोषित किया इसको, काला नौर। काला नौर जगह है पंजाब में। अब उसका काला नौर का नाम गुरदासपुर जिसे कहा जाता है, गुरुदासपुर, ठीक है, गुरदासपुर है। कहाँ पे है, पंजाब में है। तो वहां पे इसको उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसका राज तिलक वहीं पे हुआ था। कहाँ पे, काला नौर। उसका नाम क्या है, गुरदासपुर। कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है, याद रखिए। तो बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मतलब कोई हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुस्लिम के कोई भेदभाव नहीं करता, सम्मान करता था सबका, ये चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। देखिए, जिसे हिंदू मुसलमान दोनों वर्गों को बराबर प्यार में सम्मान मिला, ठीक है। तो ये कैसा राजा था जिसे हिंदू वालों ने बहुत प्यार किया, मुस्लिम लोग ने भी बहुत प्यार किया, दोनों ओर से सम्मान इसको बहुत मिले। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए ये दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया, ये अकबर के द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया था, हिंदू और मुस्लिमों के बीच की दूरी को कम करने के लिए। इसमें सभी धर्मों का वर्णन किया गया है, ज्यादातर मुस्लिम और हिंदुओं के बारे में वर्णन किया गया है, उनको एकजुट करने के लिए। तो दीन इलाही किसने चलाया था, ये चलाया था अकबर ने चलाया था, ठीक है। तो दीन इलाही स्वीकार करने वाला पहला और आखिरी जो हिंदू था वो बीरबल था। बीरबल, अकबर के किस्से बहुत सुने होंगे, तो बीरबल इस पहला और आखिरी था जिसने दीन इलाही स्वीकार किया था। और बीरबल का बचपन का नाम जो था महेश दास था, महेश दास था। और बीरबल भी इसके 9 रत्न में से एक था जो हमेशा उसके साथ रहता था। अब उसके बाद देखिए, अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया ही नहीं समाप्त किया, बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए
जिनके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों इसके प्रशंसक थे। देखिए, जजिया कर इसने माफ कर दिया था, हिंदुओं पे लगने वाला जजिया कर माफ कर दिया था, मगर फिर निर्दयी राजा आया। उस निर्दयी राजा का नाम आप जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, क्या है? यस, औरंगजेब। तो उसने फिर से लगा दिया था इसको। उसका देखिए, मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता हुमायूं की मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो संरक्षक कौन था? बैरम खां था। बैरम खां बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैरम खान का ही पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना। आपको बताया ना मैं, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम उसका नाम था। अब्दुल रहीम खान था, मगर खाने खाना उपाधि दी थी किसने? अकबर ने दी थी। अब्दुल रहीम खाने खाना ने क्या काम किया दोस्तों? यस, फारसी भाषा में कन्वर्ट किया। किसको? बाबरनामा को, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने क्या किया? फारसी भाषा में कन्वर्ट किया। किसको? बाबरनामा को। किस नाम से जाना गया बाद में वो? तुजुके बाबरी। और अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? ये बैरम खां का पुत्र था, बैरम खां का पुत्र। ठीक है, और बैरम खां ने बहुत बड़ा रोल निभाया है इसके लिए, अकबर के लिए। उसका देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध आ गया ना। दूसरा युद्ध, पहला युद्ध क्या था? वो तो जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, बताएंगे नहीं हम, आप जानते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध में नव घोषित हिंदू राजा हेमू, हेमू बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बहुत ही ये ताकतवर, बहुत ही महान राजा थे। इनका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनका नाम था, क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? अकबर ने पराजित किया था। किसकी अगुवाई में? बैरम खां की अगुवाई में हेमू को पराजित किया था। वो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। देखिए क्या हुआ था। हेमू, पहले देखिए कौन है। हेमू का नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य, हमने आपको बताया था हुमायूं के टाइम पे सूर्य वंश बताया था आपको। तो सूर्य वंश में पहला कौन था? शेर शाह सूरी था ना। तो शेर शाह सूरी के वो जो आते गए वंश, आते गए उसके, मतलब उसके उत्तराधिकारी आते गए, उन्हीं में से ये एक नाम था उनका, आदिल शाह सूर। ठीक है, आदिल शाह, क्या नाम था? आदिल शाह सूर, उनका ये सेनापति था। तो ये बचपन से ही बहुत ही वो था, क्या कहते हैं, बहादुर था। जो शेर शाह सूरी थे ना, पहले राजा किसके? सूर का जो संस्थापक थे, शेर शाह सूरी, उनके राज्यकाल में बचपन से ही ये तलवारबाजी सीखता था। मतलब गरीब था बेचारा, ये सीखता था, तो बाद में बहादुर होगा। तो उसके उत्तराधिकारी, जितने भी उत्तराधिकारी आते रहे, किसके? शेर शाह सूरी के जितने भी उत्तराधिकारी आते रहे, उन्होंने इसको बहुत अच्छी पोस्ट दी। तो बाद में आदिल शाह का ये वो बन गया, सेनापति बन गया हेमू। ठीक है, हेमू सेनापति बन गया। तो हेमू ने क्या किया था? आक्रमण कर दिया था, आक्रमण किया था, मगर ये पानीपत की दूसरी लड़ाई में हार गया। हारने का कारण दोस्तों ऐसा नहीं है कि बैरम खां बहुत बहादुर था, अकबर बहादुर था इसलिए हार गया। ये एक्सीडेंट हुआ था, इसकी आंख में तीर लग गया था, गलती से एक्सीडेंटली इसकी आंख में तीर लग गया था। अगर इसकी आंख में तीर नहीं लगता दोस्तों तो कहानी अलग ही होती। तो आंख में तीर लग जाने के कारण, इसके एक्सीडेंट हो जाने के कारण, तो आसानी से बैरम खां ने हरा दिया, अदरवाइज हरा नहीं पाता। बैरम खां बोलो या अकबर बोलो, क्योंकि बैरम खां अकबर की अगुवाई तो कर रहा था। तो बैरम खां ने या अकबर ने हेमू को हरा दिया। क्यों हरा दिया? आपको समझ में आ गया ना, आंख में तीर लग गया, तो ये गलती की वजह से हो गया। नहीं तो फिर ऐसा कहा जाता है, अगर आंख में तीर नहीं लगता तो ये मुगल साम्राज्य इसके बाद आते ही नहीं, औरंगजेब वो आते ही नहीं, ये आपका ताजमहल वहल बनता ही नहीं, क्योंकि शाहजहां वहां आते ही नहीं, कुछ नहीं होता है। ठीक है, खत्म हो जाता वहां पे। उसके बाद देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। ये ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है, बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध है, इसे याद किया जाता है अब तक। ये महाराणा प्रताप सिंह और वो क्या कहते हैं अकबर के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खमनौर के पास, मेवाड़ और मुगलों के बीच में हुआ था। मेवाड़ और मुगलों के बीच में। उस समय मेवाड़ का राजा जो था, वो मेवाड़ का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो महाराणा प्रताप सिंह थे। महाराणा प्रताप सिंह थे। महाराणा प्रताप सिंह की इसमें हार हुई थी। ठीक है, अब महाराणा प्रताप सिंह थे। और आपको याद होना चाहिए, एसएससी सीएचएस में क्वेश्चन पूछ रहा था, हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था।
तो अकबर की अगुवाई उस समय कौन कर रहा था? तो अकबर की अगुवाई उस समय कौन कर रहा था? मान सिंह कर रहे थे। अकबर की अगुवाई कौन कर रहे थे? मान सिंह। और मान सिंह भी दोस्तों उसके नवरत्न में से एक है। मान सिंह क्यों कर रहे थे? क्योंकि बैरम खां क्यों नहीं कर रहा था? बैरम खां मर गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। वो बैरम खां मर गया था, मतलब वो 1556 से 1560 तक, 1556 से और 60 तक इसने अकबर का संरक्षण किया था। किसने किया था? बैरम खान ने किया था, ठीक है। बैरम खान ने केवल 1556 से 60 तक अगुवाई उसकी की थी। तो उसके बाद बैरम खान मर गया था। तो बैरम खान क्या था? मक्का की तीर्थ यात्रा पे जा रहा था, तो मुबारक खान नाम का एक व्यक्ति था, उसने उसको मार दिया था। किसको? बैरम खान को मार दिया था। तो उसके बाद जो सेना का नेतृत्व किया था हल्दी घाटी में, किसने किया था? मान सिंह ने। ये बैरम खां की तरह नेतृत्व नहीं कर रहे थे, मतलब केवल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय तो ये बड़े हो गए थे ना, अकबर बड़ा हो गया था, तो उसकी जरूरत नहीं थी इस तरीके से। तो ये गार्डियन ये था। बैरम खां क्या था? गार्डियन आप कह सकते हैं, संरक्षक। मगर मान सिंह ने सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय महाराणा प्रताप सिंह हार गए थे इस युद्ध में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? मेन क्वेश्चन ये है, कब हुआ था? 1576 में हुआ। किसके बीच में हुआ? महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच में। किसकी जीत हुई? अकबर की जीत। अगुवाई कौन कर रहा था? मान सिंह अगुवाई कर रहे थे, ठीक है। इतना ये क्वेश्चन आया होगा। और मान सिंह कौन है? नवरत्न है, एक नवरत्न है। 9 नवरत्न थे, नाम से पता लग रहा है अकबर के, उनमें से एक है मान सिंह। देखिए, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह या आसफ खान ने किया था। उसके बाद देखिए इसकी इंपॉर्टेंट चीजें कुछ इसने बनवाई हुई हैं। तो जो बुलंद दरवाजा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने बनाया। कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? यूपी में है, आगरा से लगभग 42 किलोमीटर उधर। तो आगरा से 42 किलोमीटर लगभग दूरी पे, 40 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी है। कहाँ पे है? यूपी में है ये, ठीक है, यूपी में है। तो फतेहपुर सीकरी भी इसने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना हुई थी, ये शहर जो बताया था, किसने बताया था? ये अकबर ने ही बसाया था। और बुलंद दरवाजा भी यहीं पर बनाया गया है, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में ही जो बुलंद दरवाजा है, इसी के सामने, इसी के थोड़ी दूरी पे, मतलब आमने सामने है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वहां पे, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में क्या है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। और शेख सलीम चिश्ती कौन थे? ये बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे उस समय, बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे। मैंने लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ, बताऊंगा मैं आगे अगली स्लाइड में। शेख सलीम चिश्ती जो थे वो बहुत ही बड़े सूफी संत थे। उनकी दरगाह कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि शेख सलीम चिश्ती जो हैं वो किसके समकालीन है? वो अकबर के समकालीन है। अकबर का जब वो कालीन था, अकबर का जब टाइम था, उसमें वो हुआ था, ठीक है। तो शेख सलीम चिश्ती ने क्या किया था? अकबर और इसका बेटा सलीम नाम का बेटा, जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से जाना जाता है, इसको आशीर्वाद दिया था। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के नाम से ही अपने बेटे का नाम रखा था सलीम। अब देखिए उसके बाद, शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शेख सलीम चिश्ती हैं वो किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में है, बुलंद दरवाजे के पास है। अब देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये दरगाह किसकी है? शेख सलीम चिश्ती की है। इसी के बगल में जो रेड ये दिख रहा है, इसी के बगल में थोड़ी सी दूर में बुलंद दरवाजा बनाया गया है, ठीक है। और अकबर के समय में ही अब्दुल रहीम खाने खाना, आपको बताया ना ये इंपॉर्टेंट चीजें, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किया और इसका नाम तुजुके बाबरी रखा। अब देखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना आपको बताया किसका बेटा था? ये बैरम खां का बेटा था। और ये क्या था? एक नवरत्न में से एक था। किसका? अकबर का। समझ में आ गया आपको? अब नामा है, नामा आपको बताया ना, जब भी नामा आएगा, हुमायूं नामा, बाबर नामा, अकबर नामा, तो तुर्की लैंग्वेज में है, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसके पढ़ पाए, इसको बहुत सारे लोग पढ़ पाए, इसलिए इसको फारसी भाषा में बदला गया। उसके बाद देखिए, गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, बाबर की बेटी थी, ने अकबर के समय में ही हुमायूं नामा लिखी थी। समझ में आ गया? और अब्बुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। अब्बुल फजल भी दोस्तों इसका एक नवरत्न में से एक है, अब्बुल फजल। तो अकबरनामा किसने लिखी है? अब्बुल फजल ने। तो अकबरनामा आप बताइए हमें कि किस लैंग्वेज में लिखी है? हम नहीं बताएंगे, आप सोच लीजिए, बता दें। नामा है तो किस लैंग्वेज में? तुर्की लैंग्वेज में है, ठीक है। चलिए, अकबर के टाइम पर ही रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था।
महाभारत का नाम रज़्मनामा रखा था, ठीक है। रज़्मनामा का मतलब होता है युद्धों का पुस्तक। रज़्मनामा का मतलब क्या होता है? युद्धों की पुस्तक, जिसमें युद्ध ही युद्ध हुए हों, तो ये है। तो एक्चुअली दोस्तों अकबर ने एक परंपरा चलाई थी कि अनुवाद करने का एक बोला जाए तो संस्था खोल दी थी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अनुवाद करना है। तो देखिए, अनुवाद करने का जब ये इसने संस्था खोली तो इसका फायदा क्या हुआ? सब कुछ लैंग्वेज में अनुवाद होता रहा ताकि बहुत सारे पढ़ पाएं। बाबरनामा का अनुवाद हो गया, अब महाभारत तो इसका अनुवाद हो गया, ठीक है। तो इसलिए अगर और कोई राजा होता तो नहीं करवाता, इसलिए करवाई फारसी भाषा में, ताकि जो महाभारत और रामायण इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें सब जान पाए उसके बारे में, ठीक है। तो ये अच्छा राजा था। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई, बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी, कोई हरा नहीं पाया इसको। तो बीमारी के कारण क्या हो गई? 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो अकबर का जो मकबरा बनाया गया, कहाँ बनाया गया? आगरा के पास सिकंदरा में बनाया गया। आगरा के पास सिकंदरा में। देखिए इसका ये सिकंदरा में इसका ये वो है, इसका टॉम्ब है, इसका मकबरा है, ठीक है। किसका मकबरा? अकबर का मकबरा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए मुगल साम्राज्य में। इसके बाद अब इसका बेटा आएगा जहांगीर। जहांगीर से अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में आपको बताएंगे, अगले लेक्चर में। जहांगीर, अगर आपको ये चाहिए कि औरंगज़ेब के बाद जो इम्पोर्टेंट नहीं है मुग़ल, उनके बारे में आपको डिटेल चाहिए, उनके बारे में अगर मैं बताऊँ आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर IAS की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसके 10-15 दिन बाद या एक हफ्ते बाद मैं डिटेल में सब कुछ बनाऊंगा, केवल IAS लेवल का, तो उससे आप सब पढ़ सकते हैं आसानी से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने स्लाइड में नहीं लिखी है, उसके जो नवरत्न थे, कि उसके 9 नवरत्न थे। मतलब नवरत्न से मतलब हो गया उसके 9 रत्न, ठीक है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट आप सब जानते हैं बीरबल है। क्या है? बीरबल है, ठीक है। दूसरा सब जानते हैं तानसेन है। तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे इसके दरबार के, ठीक है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, तानसेन जो है बहुत बड़े संगीतकार थे। किसके दरबार के? अकबर के दरबार के, ठीक है। उसके बाद मानसिंह है, जिसने हल्दी घाटी का युद्ध में उसका नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? उसकी सेना का। हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ हुआ था? महाराणा प्रताप सिंह के साथ हुआ था, ठीक है। तो ये मानसिंह। उसके बाद आपको अब्दुल रहीम खाने खाना आपको बताया मैंने। अब्दुल रहीम खाना। अब्दुल रहीम खाना कौन है? बैरम खां का पुत्र है, जिसने क्या किया था? बाबरनामा को फारसी भाषा में कन्वर्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा दोस्तों। क्यों? अब्दुल रहीम खाना ही जो अकबर का एक बेटा था, आपको बताया ना, सलीम जिसका नाम था, जिसको आगे जाकर जहांगीर के अपने नाम से जाने जाएंगे। तो बचपन में जहांगीर का जो टीचर था यही था अब्दुल रहीम खाना। ऐसे नहीं नवरत्न बनाए कि अकबर के लिए इन्होंने कुछ किया हुआ है इसलिए बनाया है, ठीक है। और 5वां आप याद रखिए भगवान दास, ठीक है, भगवान दास। उसका 6वां याद रखिए हकीम हुक्म, ठीक है। हकीम हुक्म हो गया ये। 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके बाद कौन था? ये हकीम हो गया, तानसेन हो गया, मानसिंह हो गया। हाँ, मुल्ला दो प्याजा एक थे, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। कितने हो गए? 3 3 6 1 7 हो गया। उसके बाद अब्बुल फजल, देखिए अभी हमने बताया आपको अब्बुल फजल कौन थे? जिसने अकबरनामा लिखी है, ठीक है। अकबरनामा किसने लिखी है? अब्बुल फजल ने लिखी है। उसके बाद आखिरी टोडरमल। ये 9 नवरत्न थे जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये आप ये याद कर लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों जहांगीर, जो इसका बेटा था जहांगीर, उसके बारे में आपको बताऊंगा। हमें कमेंट करके आपको बताइएगा जरूर जो हमने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके हमें ये भी बता दीजिएगा अगर अच्छा लगा है कि नहीं अच्छा लगा, सब बता दीजिए करिए हमको, ताकि मालूम पड़ जाए, ठीक है। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियोज़ आ रहे हैं, वो आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे चैनल पे जितने वीडियो आपको मिलेंगे सब आपके एग्जाम रिलेवेंट होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, ताकि कम टाइम में आप बहुत अच्छी जानकारी ले सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत वीडियो मिलने वाले हैं आगे, और सीक्वेंस में मिलते रहें, ताकि
सीखते से मिलते रहें और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।